कक्षा 10 पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी। इसकी लेखिका हैं मधु कांकरिया। लेखिका का परिचय। मधु कांकरिया का जन्म सन 1957 में कोलकाता में हुआ। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। इन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी किया। इनकी रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता नजर आती है। इनकी रचनाओं के विषय समाज में फैली हुई अनेक ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसे महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, अपसंस्कृति, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा इत्यादि। इन्होंने कई सुंदर और रोचक यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। इन्हें कथाक्रम सम्मान 2008 और हेमचंद्र साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी, पत्ता खोर, सेज पर संस्कृत, रहना नहीं, देश वीराना है, अंतहीन मरुस्थल, अंत में यीशु, बीतते हुए भरी दोपहरी के अंधेरे आदि। पाठ का सूक्ष्म परिचय। लेखिका द्वारा रचित इस यात्रा वृत्तांत में गैंगटॉक शहर के अनूप सौंदर्य को इतने चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है कि पाठक का मन भी सैर करने लगता है। शहर के अद्भुत और प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण के साथ लेखिका ने पहाड़ी लोगों के परिश्रम, कठोर जीवन, पत्थर तोड़ती महिलाओं का स्वाभाविक वर्णन किया है, जो मन को छू जाता है। बर्फ से ढके पहाड़, झरने और तिस्ता नदी लेखिका के मन को आध्यात्मिकता से जोड़ देते हैं। कुल मिलाकर लेखिका की यह यात्रा एक खोज यात्रा बन जाती है और पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल उत्पन्न कर देता है। पाठ का सारांश। लेखिका रात्रि में जगमगाते गैंगटॉक शहर को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। उसे लगता है जैसे आसमान उल्टा पड़ा है और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हैं। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झलर बना रहे हैं। वास्तव में इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का शहर गैंगटॉक की सुबह, शाम और रात सभी अत्यंत सुंदर है। लेखिका उस रहस्यमय सितारों भरी रात से सम्मोहित थी। धीरे धीरे शून्य से प्रकाश फूटने लगा तो एक नेपाली युवती से सीखी प्रार्थना के बोल लेखिका के होठों को छूने लगे। वह यह थी, साना साना हाथ जोड़ी गर्दुल प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कौशेली। इसका अर्थ है, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। सुबह आंख खुलते ही लेखिका बालकनी की तरफ भागी, क्योंकि लोगों के अनुसार वहां से कंचनजंगा चोटी दिखाई देती है। वह वहां से हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा को देखना चाहती थी, किंतु मौसम अच्छा होने के बावजूद बादलों के कारण लेखिका कंचनजंगा चोटी को नहीं देख सकी। गंगटोक से 149 किलोमीटर दूरी पर युमथांग था। जितेंद्र नार्गे उनके ड्राइवर और गाइड का नाम है, ने बताया कि रास्ते पर हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। लेखिका गदराए पाइन और धूपी के सुंदर नुकीले पेड़ों को जायजा लेती हुई पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ी। वहां लेखिका ने बौद्ध पताकाएं देखी। पताकाएं यानी झंडा। नार्गे ने बताया कि बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत यानी सफेद बौद्ध पताकाएं फहराई जाती हैं तथा किसी नए कार्य का आरंभ करने पर रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। यात्रा के दौरान लेखिका ने लॉन्ग स्टॉप स्थान देखा, जहां
गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। इसी स्थल पर तिब्बत की दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता शुरू हुई थी। उन्हीं रास्तों पर नार्गे ने लेखिका को पेयर व्हील दिखाया, जिसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। उसे देख लेखिका को लगा कि पहाड़ हो या मैदान, इस देश की आत्मा एक जैसी ही है। वीरान, संतरे और जलेबी की तरह घुमावदार रास्तों पर यात्रा करते लेखिका के समक्ष हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा, यानी बहुत बड़ा होने लगा। वादियां चौड़ी होने लगी, घाटियां गहराती हुई पाताल नापने लगी। इस असीम बिखरी सुंदरता को देख सैलानी फिल्म गीत गुनगुनाने लगे। लेखिका किसी ऋषि की तरह मौन होकर सारे दृश्यों को अपने भीतर भर लेना चाहती थी। वह जीप से सिर निकालकर ऊंचे पर्वतों को झरझर गिरते जलप्रपातों को चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठलाती तिस्ता नदी को देखती। मेरे नगरपति मेरे विशाल, कहकर लेखिका ने हिमालय को सलामी देनी चाहिए। तभी जीप रुकी। लेखिका के सामने था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। सैलानियों ने तस्वीरें खींचनी शुरू की। लेखिका आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी की तरह नीचे बिखरे पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुनने लगी। पांव पानी में डुबाते ही उसका मन काव्य में हो उठा। उसे लगा वह देश काल की सरहदों से दूर बहती धारा बनकर बहने लगी है। अनमने मन से उठकर लेखिका को वही नज़ारे फिर दिखाई दिए। फिर सभी दृश्यों पर बादलों की परत आ गई। चित्रलिखित सी लेखिका माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखें देखती रह गई। लेखिका को इस यात्रा के दौरान देखे जाने वाले प्राकृतिक दृश्य मोहित कर रहे थे। सतत प्रवाहमान झरने, वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मंधिम मंधिम हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रुड्रोडेट्रा के फूल सभी अपनी लय, तान और प्रवाह से बहते हुए नजर आते थे। समय के इस सतत प्रवाह में हमारा वजूद तिनके सा लगता था। संपूर्णता के इस क्षणों में लेखिका बिखरे सौंदर्य से इस प्रकार एकात्मक हो रही थी कि उसकी अंतरात्मा में प्रकाश भरने लगा। वह ईश्वर के निकट थी और सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी प्रकृति के अप्रितम सौंदर्य को देखती लेखिका का महाभाव मूवी टहनी सा टूट गया। इस अद्वितीय सौंदर्य से परे कुछ पहाड़ी स्त्रियां उसे पत्थर तोड़ती नजर आई। कुछ ने पीठ पर बंधी डोको यानी टोकरियां में अपने बच्चे को बांध रखा था। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत से जमीन पर मार रही थी। लेखिका को यह स्वर्गीय सौंदर्य नदी, फूलों, वादियों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की जंग लगा। वहीं खड़े BRO के कर्मचारी ने लेखिका को पूछने पर बताया कि ये पहाड़िन और तो रास्तों को तोड़ रही हैं, उनको चौड़ा कर रही हैं। फिर उसने पहाड़ों पर रास्ता बनाने संबंधी दुस्साहसिक कार्य के बारे में बताया। लेखिका को पलामू और गुलमा के जंगलों में पीठ पर बच्चे को बांधकर पत्थरों को तराश में और वन डोल स्त्रियां याद आई। उसे आदिवासी स्त्रियों के फूले पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाटे यानी छाले यह कहानी कहते दिखाई दिए कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है। तभी जितेन और मणि लेखिका को खोजते हुए वहां आए। जितेन ने लेखिका को आम जनता की अपेक्षा उस स्थान का प्राकृतिक सौंदर्य देखने को कहा, तो लेखिका को लगा कि ये लोग वेस्ट एंड
रिप्रेंस हैं। तभी उन श्रम सुंदरियों के हंसने पर लेखिका को लगा कि जैसे खंडर ताजमहल हो गया हो। पहाड़ ऊंचाइयों पर चढ़ते समय लेखिका ने देखा कि 7-8 साल के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं और उससे लिफ्ट मांग रहे हैं। जितेन ने उनके कठिन जीवन की दिनचर्या से लेखिका को परिचित करवाया। ये बच्चे पढ़ाई के अतिरिक्त मवेशी चराने यानी जानवर को चराने, लकड़ियां ढोने का काम भी करते थे। आगे बढ़ने पर जब खतरनाक रास्ते थे, इंच भर जीप इधर उधर खिसकी तो सीधा घाटियों में। रास्ते भर जगह जगह लिखी चेतावनियां उन्हें खतरों के प्रति सचेत कर रही थी। चाय बागानों में काम करती स्त्रियां बोकू पहने थीं, यानी जो उनका पहनावा होता है उसे बोलते हैं। नदी के उफान सा उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा लेखिका को अच्छा लग रहा था। डूबते सूरज की स्वर्णिम आभा और सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग का बोकू पहने एक युवती के सौंदर्य से लेखिका इतनी प्रभावित हुई कि चीख ही पड़ी। यूमयांग पहुंचने के लिए लेखिका को लायुंग में पड़ाव लेना पड़ा। एक नदी सी शांत बस्ती है। लेखिका वहां तिस्ता नदी के किनारे बने लकड़ी के छोटे से घर में ठहरी। तिस्ता नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद लेते हुए लेखिका की आंखें भर आई, क्योंकि ज्ञान का नन्हा सा बोधित्व जैसे उसके भीतर उगने लगा कि वहीं सुख, शांति और सुकून है, जहाँ पेड़ पौधे, पशु और आदमी साथ अपनी अपनी लय, ताल और गति में हैं। हमारी पीढ़ी ने इस लय, ताल और गति के साथ खिलवाड़ किया है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो पहाड़ी स्थान है वहाँ पर पेड़ पौधे हरियाली हैं, मगर जहाँ हम रहते हैं या शहरी दुनिया है वहाँ पर इंसान जो है पेड़ पौधों को काट रहा है। इसलिए यहाँ पर लेखिका ने इस तरह कहा है, जहाँ पेड़ पौधे, पशु पक्षी और सभी अपनी अपनी लय, तान और गति में रहते हैं। तिस्ता नदी का जल अंजलि में भरा, तो अंजलि यानी दोनों हाथों को जोड़ के अंजलि बोलते हैं, तो स्मृति में कौंधा कि जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है, किंतु वह संकल्प की स्थिति में नहीं थी। एक कमजोर व्यक्ति की तरह उसके भीतर यह प्रार्थना उठी कि भीतर का सारा हलाहल और सारी तामसिकताएं बह जाएं इस बहती जलधारा में। रात गहरते ही हिमालय से काला कंबल ओढ़ लिया, यानी जब रात हो गई तो वहाँ पर बिल्कुल अंधकार हो गया। यहाँ पर इसलिए कवित्री ने कहा है कि हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया है। जितेन ने अपने संगी संबंधियों साथियों के साथ नाचने गाने का कार्यक्रम किया। लेखिका भी सहेली मणि ने भी जोरदार नृत्य प्रस्तुत किया। लायुंग में सुबह लेखिका बर्फ देखने की इच्छा से टहलने निकल गई, किंतु एक सिक्किमी युवक ने बताया कि प्रदूषण के चलते यहाँ स्नोफॉल लगातार कम होता जा रहा है। यदि वह कटाव जाए तो बर्फ मिलेगी। कटाव एक स्थान का नाम है। कटाव अभी टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था, अतः अपने प्राकृतिक स्वरूप में ही था। यह लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था। कटाव का रास्ता खतरनाक तथा धुंध और बारिश से भरा था। पेड़, आकाश, घाटियां सभी पर बादल की परत थी। करीब आधे घंटे रास्ते बाद धुंध छटी। नार्गे ने उत्साहित होकर बताया कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर है। कटाव के करीब आकर बर्फ से ढके पहाड़ दिखे, साबुन के झाग की तरह सब, और गिरी हुई बर्फ थी। सभी सैलानी जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। लेखिका के पांव झनझन करने लगे। मन वृंदावन हो गया।
हुई कि बर्फ पर लेटकर उस बर्फीली जन्नत को मन भर के देख लूं, किंतु उसके पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे जूते नहीं थे। चाहा कि किराए पर ले लिए जाएं, किंतु यह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यहाँ एक भी दुकान नहीं थी। लेखिका को ये हिमशिखर आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। उसे लगा ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच में हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़े से बड़ा अपराधी भी उसे देखकर क्षण भर के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाएगा। लेखिका को ऐसे में मिल्टन की कविता याद आ गई। अपनी सहेली मणि से उसके बारे में पूछने पर पाया कि वह तो किसी दूसरे ही सवाल में उलझी है। वह दार्शनिक अंदाज में कहती है कि प्रकृति भी नायाब ढंग से कभी इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रहित करती है, गर्मियों में ये शिलाएं पिघलकर जलधारा बन हमारे सूखे होठों को तृप्त करती है। मणि का कहना था कि इन नदियों और हिमशिखरों का हम पर बहुत ही बड़ा ऋण है। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ लेखिका का सफर आगे बढ़ा। उन्हें ध्यान आया यहाँ चीन की सीमा है। लेखिका ने देखा कि कड़कड़ाती ठंड में ये जवान सीमा पर डटे रहते हैं ताकि हम लोग चैन की नींद सो सके। लेखिका के लिए यह यात्रा एक खोज की यात्रा थी। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। युमयांग की घाटियों में जब एक नया आकर्षण जुड़ गया था। जितेंद्र ने बताया कि 15 दिनों में ही पूरी घाटी फूलों से लद कर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। घाटियों, वादियों, पहाड़ियों और बादलों की आंख मिचौली दिखती जीप जब युमयांग पहुंची तो थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखर देखने पर युमयांग थोड़ा फीका लगा। वहीं एक चिप्स बेचती स्त्री ने लेखिका से पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसका उत्तर था। लेखिका को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि सिक्किम के लोग भारत में मिलकर कितने खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना फला फूला नहीं था। लौटती यात्रा में भी जितेंद्र अनेक प्रकार की जानकारियां देता रहा। उसने बताया कि यहाँ गुरु नानक जी के फुटप्रिंट का पत्थर है। कहते हैं कि यहाँ उनकी थाली से थोड़े चावल छिड़क कर बाहर गिर गए थे। जिस तरह चावल छिड़क कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद उसने ठेठुम दिखाया और बताया कि यहाँ देवी देवताओं का निवास है। इस स्थान पर गंदगी फैलाने वाला मर जाएगा। उसने बताया कि वे लोग पहाड़, नदी, झरने की पूजा करते हैं। इन्हें पैदा करने वाले मर जाएंगे। लेकिन लेखिका ने कहा, तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। जितेंद्र ने दोहराया, इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का अर्थ है पहाड़। उसने फिर बताया कि युमयांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम के भारत के विलय के बाद यानी मिलने के बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। उसने अभी भी बनाए जा रहे रास्तों की तरफ संकेत किया। लेखिका ने मन ही मन कहा, हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इस असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। और यात्रा पर जीप आगे बढ़ने लगी। पाठ का सारांश समाप्त।